किसान भाइयों, यह परवल की खेती की वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, जिसका लिंक हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, यहाँ पर आई बटन में भी दे दिए हैं। आप जा करके पहले पार्ट को देख लीजिए और उसके बाद इस दूसरे पार्ट को देखिए, जिससे आपको परवल की खेती की गणित अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक हम देख चुके हैं कि जो हमारे परवल की खेती होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, समय क्या होनी चाहिए, मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे हम करेंगे और उस समय जो उर्वरक होता है ये हम कौन सा प्रयोग करेंगे, रोपाई की इसकी विधियां कौन सी हैं और कितने प्रकार की हैं, कौन सी सही हैं कौन सी नहीं सही हैं, और मल्चिंग आप कैसे करेंगे। ये जो है आप पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में नर मादा का गणित से। मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं नर मादा पे। देखिए, आप जब इसकी खेती करने जाते हैं परवल की, तो जो हम अभी पिछली वीडियो में बताए थे कि जो हमारा खेत है इस तरीके से है, और चाहे जिस भी विधि से हम इसकी खेती करते हैं तो इस तरीके से जो हमारे पौधे होते हैं ये लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर नर पौधे नहीं हैं तो जो परागण की प्रक्रिया होती है ये सही से नहीं हो पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे परवल का उत्पादन है ये प्रभावित हो जाता है। तो उससे बचने के लिए इसमें नर पौधे का भी पौधरोपण किया जाता है, और जो नर पौधे होते हैं उसमें फूल तो आता है लेकिन फल नहीं लगता है, यही उसकी पहचान होती है। और जो मादा पौधे होते हैं इसमें फल लगता है। तो इसको हम जो नर पौधे हैं तकरीबन 5% अपने खेत में रखने की कोशिश करते हैं, और अधिकतम जो हमारा प्रतिशत रहेगा वो 10% रहेगा। लेकिन हम जब अपनी खुद के खेत में कर रहे थे तो हम 5% नर पौधों को रखे हुए थे। अब ये जो नर पौधे हैं इसे आप खेत में रोपाई के समय ही आपको लगाना होता है। ये कैसे लगाएंगे, देखिए, ये जो आपका पौधा होता है नर वाला, इसे जिग जैग तरीके से लगाएंगे, यहाँ वहाँ, और हाँ, पूरब और पश्चिम थोड़ा आप ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रों में पूरब और पश्चिम की हवाएं चलती हैं, तो इससे जो परागण की प्रक्रिया होती है ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये कोशिश कीजिए। और वहीं पर अगर आप दूसरी विधि से कर रहे हैं तब भी ये वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नर और मादा का गणित। और अगर आप के खेत में नर नहीं है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अब बात आती है सिंचाई और खाद की। तो देखिए, इसमें आपको जानना ये जरूरी है जो सिंचाई का तरीका होता है। हमारी जो परंपरागत विधि थी जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि हमारे जो थाले बनते हैं ये इस तरीके से बनते हैं, और नालियों के माध्यम से सिंचाई हमारी जो है ये की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पौधे हैं ये लगाए जाते हैं और इसी नालियों के पानी के माध्यम से इसकी सिंचाई करते हैं। अन्य जो खेत होता है उसमें हम सिंचाई नहीं करते हैं। अगर अन्य खेत में सिंचाई करेंगे तो जो हमारा खेत है इसमें घास बहुत ज़्यादा आ जाएगी और वह हमारे उत्पादन को प्रभावित करेगी। तो जब तक आपका खेत में पौधा विकास करना शुरू नहीं करता है तब तक हम इसकी गुड़ाई करते हैं, और जैसे ही यह विकास करने लगता है इसकी मल्चिंग कर देते हैं। वहीं पर जो हमारी दूसरी विधि थी जिसमें हम आप लोगों को बताए थे कि इसे लाइन से लगाते हैं और उस पे जो होता है वर्टिकल सिस्टम लगाया जाता है। इस तरीके से बांस गाड़ के तार इस पे लगा दिए जाते हैं और यहाँ हमारा परवल लगता है जो कि इसी पे चढ़ करके फल देता है। तो ये जो होता है सिस्टम, इस पे हम यहाँ मल्चिंग करते हैं और यहाँ पर पौधे लगाते हैं। घास वगैरह कम आती है, लेकिन इसमें जब हम सिंचाई करने जाएंगे ड्रिप से करेंगे और इसमें हम फ्लड इरिगेशन से करते हैं। दोनों ही विधियाँ सक्सेस हैं और भरपूर उत्पादन मिलता है, लेकिन इसमें घास थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन उसके लिए मल्चिंग है। हाँ, एक आध दो बार निराई आपको करनी पड़ती है। अब कुछ दवाएं आ गई हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, उसका प्रयोग करके काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं। अगर आप छोटे किसान हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप ये करें। अगर आप मध्यम किसान हैं तब भी ये करें। अगर आप 5 एकड़ से ऊपर के किसान हैं तो आपको यह वाली जो विधि है यह करनी चाहिए।
जिससे आपकी जो स्थिति परिस्थिति है उसको देखते हुए करेंगे, तभी आपको मुनाफा मिलेगा। आपके पास पैसे नहीं है और आप ये वाली विधि करने लगे तो जहां पर 30,000 से आपकी 50,000 लागत आनी चाहिए, वहीं पर आपकी जो लागत है या 80 से 1 लाख रुपए के करीब पहुंच जाएगी। तो आप 1 लाख नहीं दे पाएंगे तो इसमें भी सही कार्य नहीं कर पाएंगे, आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं स्थिति परिस्थिति सब कुछ को देखते हुए आप खेती करें। तो इसमें पूरे खेत में जब सिंचाई करनी होती है, यह जब ज्यादा नमी की कमी हो जाती है तब पूरे खेत में करते हैं, अदरवाइज जो सिर्फ नालियों की हम सिंचाई करते हैं। यहाँ पर ड्रिप होता है तो सिर्फ हम ड्रिप से सिंचाई करते हैं। हमें हल्की नमी बना के यहाँ भी आवश्यकता रखने की होती है, यहाँ भी हल्की नमी आवश्यकता होती है। अगर पौधे का विकास नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में नमी की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो ये हो गया सिंचाई। अब जो उर्वरक प्रयोग करना होता है, जब तक आपके पौधे पूरे खेत में नहीं फैले हैं इस विधि में, तब तक आप सिर्फ थाले के पास ही खाद देंगे। जब हमारे पौधे छोटे रहते हैं तभी जब इसकी एक बार हम गुड़ाई करते हैं थाले के आसपास, तो यहाँ पर गुड़ाई करके गोबर की खाद मिक्स कर दी जाती है, जिससे जब भी आप सिंचाई करते हैं तो जो गोबर की खाद है ये ऊपरी सतह में होती है, उसके नीचे आपकी जड़ होती है। तो जब आप सिंचाई करते हैं तो जो गोबर की खाद है उसका जो रस निकलता है वो नीचे जाता है, जो आपकी पौध की जड़ें हैं वो उसे उठाती हैं और विकास करती हैं। लेकिन इस विधि में एक प्लस पॉइंट ये है आप लोगों के लिए कि जो इसकी लताएं होती है ये बहुत ज्यादा विकास करती हैं, दिन दूनी रात चौगनी। 40 फीट 50 फीट 60 फीट 80 फीट तक जो इसकी लताएं हैं ये विकास करती हैं। तो ये क्या होता है कि एक जो गांठ से गांठ की दूरी होती है ये लगभग 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट तक यह विकास करती है। तो यहाँ पर एक पत्ती निकलेगी, वहां पर फल लगेगा और फिर ये आगे बढ़ती है और फिर यहाँ पर एक पत्ती निकलेगी, फिर वहां पर फल लगेगा। लेकिन जितनी गांठें जितनी पत्तियां होती हैं वहां पर जड़ों का भी विकास होता है। तो जब यहाँ पर हमारी जड़ निकलती है तो पौधा यहाँ से भी ताकत लेना शुरू कर देता है, तो जिससे दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है और हमारा जो उत्पादन है ये ज्यादा निकलता है इस विधि में, अगर आप खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं। तो ऐसे में इस वाले विधि को ये फेल कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट टॉप क्वालिटी का होना चाहिए इसमें। तो आपकी सिंचाई हो गई और जो उर्वरक होता है हम आपको बताए हैं कि इसी में डाला जाता है और इसमें ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। आपकी सिंचाई हो गई और आपका उर्वरक हो गया। अब इसमें जो रोग लगते हैं, अगर आपका मेंटेनेंस सही रहेगा, सही समय पे खाद, सही समय पे पानी और खरपतवार से मुक्त रख रहे हैं, तब तो आपका जो पौधा है ये अच्छे से विकास करेगा, रोग कम लगेगा। अब रोग पे डिटेल में हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, आप उसको देख करके जान सकते हैं कि कौन सा रोग लगा है, इसे कैसे नियंत्रित करेंगे। अब बात आती है खरपतवार की। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि इस विधि में जो हमारी पराली होती है, धान होता है उसका पौधा, और हमें कुछ जगहों पे उसे पुआल बोलते हैं, तो इसकी मल्चिंग करते हैं अपने खेत में। और यह मल्चिंग मोटी होती है, जितना मोटा कर सकें, लगभग 3 इंच से लेकर के 5 इंच 6 इंच तक कर लेते हैं लोग अपना अपना। धीरे धीरे ये बैठता चला जाता है जब जब सिंचाई होती है, और हमारी जो लताएं होती हैं इसी के ऊपर विकास करती हैं। और जब लताएं भारी हो जाती हैं तब तक हमारा पुआल भी डाउन हो जाता है, और जब हमारा पुआल डाउन हो जाता है तो वहां पर मिट्टी में उसकी जड़ें तब पकड़ती हैं जब आवश्यकता होती है। और जब आपकी बड़े पौधे वाले जो खरपतवार होते हैं जब वो हो रहे हैं तो हाथ की सहायता से निकाल दीजिए, और कुछ दवाएं होती हैं जो आप डाल देंगे तो पौधे नहीं उगेंगे। और इसके साथ साथ जो होता है, जैसे अगर आप जब ये मल्चिंग करने जाते हैं उसके पहले अगर आप चाहें तो 1.2 लीटर जो है आप ले सकते हैं पेंडामेथिलिन, और इसे पूरे खेत में बिखेर करके, लेकिन उसके पहले आप जुताई कर दीजिए, फिर उसे बिखेर करके मल्चिंग कर सकते हैं। तो खरपतवार काफी समय तक निकलेगा भी नहीं, अगर निकलता है तो उसके लिए हम आगे एक वीडियो लेकर के आएंगे तभी खत्म कर सकते हैं। तो ये खरपतवार हो गया। अब बात आती है कि जो इसका उत्पादन होता है ये कितना होता है। देखिए, जो आपका उत्पादन होता है ये वैरायटी पे निर्भर करता है, आपके यहाँ जो मौसम है और जो किसान होते हैं ये कैसे हैं। देखिए, जब आप उत्पादन की बात करते हैं तो अगर आप एक अच्छे किसान हैं, अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखते हैं, समय पे खाद समय पे पानी देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 1 एकड़ में जो उत्पादन मिलता है ये 200 क्विंटल प्लस आपका चला जाएगा। अगर हम औसत की बात करें तो आपको
150 कुंटल मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 एकड़ परवल लगा दिए हैं और आप उसकी खेती कर रहे हैं, अगर आप छोटे किसान हैं या मध्यम किसान हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको रोज मंडी लेकर के जाना होगा उसकी तुड़ाई करके, और इसका जो रेट होता है बड़ा बेहतर मिलता है। अभी हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। तो जो आपका उत्पादन है ये 150, 200 और अगर आप मेहनत कर दिए तो 250 कुंटल प्रति एकड़ चला जाएगा। एक बार जब आपका उत्पादन फरवरी में देना शुरू करता है तो यह नवंबर तक आपका उत्पादन देता है। तो मतलब आपके पास एक आय का स्रोत हो जाता है जो कि लगातार 8 महीने तक उत्पादन दे रहा है और आपको पैसे मिलते हैं। अब बात आती है लागत की। तो जो हमारा परंपरागत तरीका होता है उसमें 30,000 रुपये से लेकर के लगभग 50,000 रुपये तक की लागत आती है। वहीं पर जो हमारा ड्रिप वाला सिस्टम होता है जिसमें बांस बल्ली वगैरह लगते हैं, ये लगभग 80,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक हमारी लागत आ जाती है। ये डिपेंड करता है किसान स्थिति परिस्थिति, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोग जान लिए कि इसकी लागत कितनी होगी। अब हम बात करते हैं मुनाफे की। देखिए, जो परवल का रेट होता है, आप चाहे शहरों में रहे हों या गाँव में रहे हों, आप देखे होंगे कि बड़ा बेहतर मिलता है। और इसका कारण ये है ना कि जो परवल की खेती होती है ये कम होती है, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसका रेट अच्छा मिलता है, कहीं कहीं पर क्षेत्र के अनुसार रेट बहुत कम भी मिलता है। तो उसका हम आगे आपको सफलता के तहत बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसमें अप और डाउन की, तो सामान्यतः हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं और ऐसे में जब हम अपनी मंडी में लेकर के जाते हैं तो न्यूनतम हम 20 रुपये प्रति किलो बेचे हुए हैं इसे थोक रेट में, और वहीं पर जब यह 20 रुपये में होता है तो रिटेल में लेकर के 40 रुपये से लेकर के 50 रुपये प्रति किलो तक बेचते हैं। लेकिन ये जो रेट होता है ये आपको लगभग 2 महीने से 3 महीने के लगभग मिलता है, और वहीं पर ज़्यादातर परिस्थितियों में यह 25 रुपये से लेकर के 40 रुपये और कभी कभी परिस्थिति बनती है 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। और यह जो रेट हम बता रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिसाब से बता रहे हैं, और लगभग थोड़ा बहुत बदलाव के साथ सभी एरिया में यह रहता है। तो अगर हम बात करें तो जो रेट होता है 20 रुपये प्रति किलो कुछ ही समय रहता है, और कुछ ही समय 60 किलो थोक रेट रहता है प्रति किलो के हिसाब से। और इसमें जो औसत की बात करें तो आप लगभग 25 से 30 रुपये बड़े आराम से औसत लगा सकते हैं। अगर आपका 200 कुंटल उत्पादन हो रहा है और आपका 20 रुपये किलो भी अगर बिक रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप आराम से जो है 4 लाख रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन आप उत्पादन 250 कुंटल अगर कर दे रहे हैं और वहीं पर जो आपका रेट है ये 30 पहुंच जाएगा, तो ऐसे में जो आपका मुनाफा है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, जो परवल का रेट होता है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं या उत्तर भारत के क्षेत्र से हैं, वो हमारी बातों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में रहे होंगे। लेकिन कई किसान इस चीज़ को लेकर के कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो अभी आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपके ऊपर हम ये छोड़ देते हैं कि आप कितना जोड़ते हैं उत्पादन, और अगर हमारी तरफ से सलाह रूप में कहें तो हम आपसे कहेंगे कि आप 180 क्विंटल उत्पादन ले लीजिए और लगभग 25 रुपये का रेट ले लीजिए। ये जो होता है ये आपकी जेब में जाएगा। अब ये आप मुनाफा भी समझ लीजिए, ये आपका एक बार खेती का हो गया। अब जो परवल की खेती होती है इसकी पेड़ी भी ली जाती है, एक बार लगाएं 5 साल तक कमाएं, ये परिस्थिति होती है। तो आप एक बार परवल लगाते हैं तो 5 साल तक इसकी आप तोड़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि आपको लंबे समय तक परवल की खेती करनी है और आप ये चाहते हैं कि रोग कम लगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक बार लगा करके 3 बार फसल लीजिए, मतलब 3 साल तक, और उसके बाद फसल चक्र वगैरह का पालन कीजिए। तो आप परवल की खेती लंबे समय तक कर पाएंगे, रोग कम लगेगा, खाद दवा कम डालनी पड़ेगी, उत्पादन बेहतर मिलेगा। तो ये परिस्थिति होती है। और आगे आपकी जो लागत है इसमें लगभग 20,000 प्रति एकड़ कमी आ जाएगी। इसका कारण ये होता है कि आपके पौधे पहले से लगे हुए हैं, आपको कुछ खेत की तैयारी एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं करना है। अब जब आपका नवंबर का महीना आ जाता है तो ऐसे में उत्पादन कम हो जाता है, और जब आपका उत्पादन कम हो जाता है तो इस विधि में ये जो इलाका है जहाँ पर पौधरोपण हुआ है वहाँ पर लगभग 3 फीट का एरिया छोड़ते हुए हम लाइन से लाइन
जो पौधे लगे हैं जहां पर हम लगाए थे वो 3 फीट का घेरा बना के छोड़ देते हैं, बाकी खेत की हम जुताई कर देते हैं और जुताई करके इस दौरान 60 दिन की कोई भी फसल हम उस खेत में ले सकते हैं और उसके बाद जो हमारी परवल की फसल है यह उस खेत में फिर से जो है जैसे ही फरवरी का महीना आएगा विकास करना शुरू कर देती है और फिर जो ये तरीके हैं जो हम बताए हैं ये उस पर अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो ये तो पेड़ी हो गई। अब बात आती है सफलता की। तो सफलता के तहत ये जरूरी है कि पहले आप खुद का अध्ययन करें, आपकी क्या क्षमता है, क्या आप कोई ऐसी फसल करना चाहते हैं जिससे आप 8 महीने तक कमाई करना चाहते हैं और इसके साथ साथ 8 महीने अगर आप कमाई कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं उस फसल से, तो 8 महीने आपको उसमें कार्य भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार लगा दिए फिर आप 8 महीने कमा रहे हैं और यह फसल आप जो है 5 साल तक ले सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से 3 साल आपके लिए सही रहेगा और उसके बाद खेत बदल दीजिए, फसल चक्र वगैरह का पालन कीजिए। तो ये चीज होती है। और दूसरी है कि इसकी जो पराली होती है धान की, उससे मल्चिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप परंपरागत विधि में जा रहे हैं, अगर आप इस विधि में जा रहे हैं तो आप मल्चिंग कर सकते हैं जो पॉलीथीन आती है उससे, या आप चाहें तो पराली से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर परंपरागत वाली विधि में धान का जो पुआल होता है, पराली होती है, उससे मल्चिंग नहीं कर रहे हैं तो घास बहुत ज्यादा आएगी और आपके उत्पादन को गिरा देगी। मतलब ये है कि आप इसमें अपने खेत को खरपतवार से मुक्त रखिए, खरपतवार नहीं होना चाहिए। समय पे खाद, समय पे पानी, समय पे सब कुछ कीजिए और उसके बाद आपको एक बेहतर उत्पादन मिलेगा। यह 8 महीने की फसल है तो ऐसे में कई समय ऐसा आएगा जब आपकी फसल का रेट डाउन चला जाएगा, लेकिन उस समय क्या आपको अपनी फसल की देखभाल करनी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जैसे ही समय में बदलाव आएगा आपको जरूरत होगी एक अच्छे उत्पादन की, और अगर आप पहले से देखभाल नहीं किए हैं, जब रेट कम था तब की परिस्थिति में आपकी फसल खराब होने लगती है और जब रेट महंगा होता है तो आपको उत्पादन कम मिलता है। तो ये भी सफलता के तहत एक जो कुंजी है आपको वो करना होता है। और अगर आप किसी नदी के किनारे हैं, अगर आपके क्षेत्र में कोई नदी है, आप उसके किनारे हैं, तो वहां पर आपको रेट कम देखने को मिलेगा। अगर हम ये कहेंगे कि अगर आप नए किसान हैं और आप परवल की खेती पे दाव लगाना चाहते हैं तो नदी से 50 किलोमीटर आपका दूर होना सही रहेगा, और सही मायने में अगर 30 किलोमीटर आप दूर हैं तब आपके लिए सही है, आप कर सकते हैं नदी से। अब ये नदी से दूर होना क्यों जरूरी है और तभी आपको रेट मिलेगा, ये ऐसा क्या गणित है? अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से दिल लगा करके देखे होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप इसको बताइए कि नदी के आसपास रहने पर परवल का रेट कम क्यों मिलता है किसानों को। आज की वीडियो रही परवल की खेती के ऊपर। हम पूरा कोशिश किए हैं आप लोगों को बताने की जो परवल की खेती होती है ये कब क्या कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को उत्पादन मिलता है। और इसकी खेती हम यहाँ पर सिर्फ बताते नहीं है, ये हमारा उद्देश्य होता है आपको एक बार में पूरी जानकारियों को दे देना और समझा देना आपकी अपनी भाषा में, जिससे आप आसानी से समझ सकें और यह निर्धारित कर सकें कि क्या यह खेती आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। अगर आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस खेती को करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपके एरिया में जो परवल होता है इसका रेट बेहतर रहता है तो जरूर कीजिए। हम हमेशा से कोशिश किए हैं जो किसान भाई हैं ये खेती करें और दिमाग लगा के खेती करें, एक ऐसे समय में उत्पादन लेकर के आए जब मार्केट में अन्य किसान उत्पादन लेकर के नहीं आ पाते हैं, तब आपको रेट बेहतर मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, परवल को आपके क्षेत्र में अपनी भाषा में क्या कहते हैं, इस वीडियो से आपको क्या कुछ अलग सीखने को मिला है, और परवल की खेती क्या आप करने का प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपकी विधियां क्या रहेंगी। और एक चीज ये है कि आप इसके पौधे किसान से ही ले सकते हैं या कोई पौधे उपलब्ध करवा रहा हो तब, क्योंकि इसकी लताएं अगर आपके पास नहीं है बीज से सफलता नहीं मिलेगी। तो ये रही वीडियो परवल की खेती के ऊपर पे। अब वीडियो के बारे में भी जो है आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।